हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। देखो, हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि गैल्वेनोमीटर कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, आज की क्लास सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है, संभावना है कि आपको बोर्ड में यहां से 3 नंबर दिख जाए, हो सकता है 5 नंबर भी दिख जाए, पर 3 तो हम मान के चल रहे हैं कि दिखेगा। देखो तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखो आराम समझेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, आराम समझेंगे। देखो, ये हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखो क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर देखा होगा स्कूल में। अगर आपने एमीटर भी देखा, वोल्टीमीटर भी देखा, तो गैल्वेनोमीटर भी उसी कुछ प्रकार का होता है, हाँ या ना। जिसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। करंट के इधर, करंट इधर आ रहा है, करंट उधर से आ रहा है, तो वो करंट की डायरेक्शन को भी बताता है कि करंट किधर से आ रहा है ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, वो लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, ठीक है। पर मेन बात जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना, और बहुत प्यारा डायग्राम बनाना है। देखो कैसे, देखो हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे, ये जो इसका प्रिंसिपल है, अब मैं बताऊंगा। इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है किस पे? इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है किस पे? जो हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कल? टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कल हमने पढ़ा था ना टॉर्क, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसमें क्या लगेगा? टॉर्क। इसी टॉर्क पे, इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कौन? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम कैसे डिजाइन करेंगे? कॉइल होगी, एक कॉइल होगी, जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी तो वो क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगी, हाँ है ना। वो करंट बताएगी, कैसे बताएगी देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां लिख लेंगे हम गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या प्रिंसिपल होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? कि अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। उसी पे बेस्ड है ये, बराबर है जो हमने कल पढ़ा था। यस 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 यस। अब मैं बात करने जा रहा हूं गैल्वेनोमीटर की वर्किंग की। गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, देखो देखो वर्किंग। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? एक मैग्नेट होता है। क्या होता है? मैग्नेट। और मैग्नेट हमारे पास सर्कुलर मैग्नेट्स होते हैं। बताता हूं इसका रीजन है क्यों। देखो हमारे पास एक मैग्नेट है, हमारे पास ये डायग्राम में चाहता ना तो पहले बना के ले आता, मैं बोर्ड पे बना लेता, जिससे आपका और मेरा समय बचता। पर मैंने डायग्राम नहीं बनाया। इसके पीछे रीजन है कि आप समझो कि मैं डायग्राम को कैसे बना रहा हूं, है ना। आपको पता लगे कि डायग्राम कैसे बन रहा है। देखो, हमारे पास एक मैग्नेट है, हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। ये हमारे पास एक मैग्नेट है ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सर्कुलर मैग्नेट है। ये हमारे पास मैग्नेट का दूसरा छोर है, ये हमारे पास मैग्नेट का दूसरा छोर है। ये हमारे पास मैग्नेट का दूसरा छोर है।
अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि ये मैग्नेट है हमारे पास, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा ये मैग्नेट है। एक तरफ मैग्नेट का है नॉर्थ पोल, ये हो गया मान लो नॉर्थ पोल, ये हो गया मैग्नेट का साउथ पोल, बराबर है। यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी, कहां जाएगी? साउथ में। अब इस मैग्नेट के बीच में ना हम एक सॉफ्ट आयरन का कोर रखते हैं, एक सॉफ्ट आयरन का कोर। ये गैल्वेनोमीटर बनाने जा रहा हूं मैं, गैल्वेनोमीटर बनाने जा रहा हूं। यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन का कोर रखा जाता है, सॉफ्ट आयरन का कोर। तो सॉफ्ट आयरन का कोर कुछ ऐसा है। ये एक सॉफ्ट आयरन का कोर है, और इस सॉफ्ट आयरन के कोर पे, ये सॉफ्ट आयरन का कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। हर एक चीज के पीछे रीजन बताऊंगा कि कोई चीज मैंने वीडियो ऑन भी कर रखी है यार। यस, सॉफ्ट आयरन का कोर है। इस पे हमने क्या करा है, एक तार बांध रखी है। क्या बांध रखी है? तार, वायर बांध रखी है। तो मैं इस पे वायर बांधने जा रहा हूं। ये हो गई वायर। अब वायर ऐसे चारों तरफ बांध रखी होगी, तो ये ऐसे आएगी, यहां से ऐसे, तो यहां से निकलेगी ऐसे। तो ये इसमें कॉपर की वायर बांध रखी है, तो ये इसमें कॉपर की वायर रैप कर रखी है, बांध रखी है। जैसे कि मान लो ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर होता, इस पे ऐसे ऐसे करके हमने कॉपर की तार बांध रखी है, देखो। ठीक है, अब क्या है, इसे आगे एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। किससे कनेक्ट कर रखा है? एक स्प्रिंग से। ये रहा एक स्प्रिंग, इसे आगे एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। ये स्प्रिंग है, ये क्या है? स्प्रिंग। जैसे बाइक वगैरह में सॉकर में होता है ना, वैसे ही। और यहां पे एक पॉइंटर है। तो ये एक पॉइंटर है और ये स्प्रिंग है, और हमारे पास यहां पे है वो गैल्वेनोमीटर का एम्पलीट्यूड वगैरह, मैग्नीट्यूड वगैरह। यहाँ पे जीरो, आपने देखा होगा एक तरफ जीरो होता है, फिर उसके इधर की तरफ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जा रहा है। स्टार्टिंग में वो जीरो पे ही होता है। असल में ये होता है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम, है ना। मैं चाहता है डायग्राम पहले बना के लिया था, समय बच जाता, पर नहीं, मैं चाहता कि आपको एक चीज पता लगे कि मैं क्या बना रहा हूं। ये रीडिंग्स हो गई, ये क्या हो गई? रीडिंग्स। आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर ऐसे दिखता है, ऊपर की रीडिंग आपको दिखती है, हाँ या ना? देखो अब क्या सीन है, ये है पॉइंटर। ये क्या है? पॉइंटर। ये है पॉइंटर जो बताएगा कि कितनी रीडिंग है। 3 मिली एम्पियर का करंट है, 4 मिली एम्पियर। ये करंट जो है, ये करंट है मिली एम्पियर में, इन मिली एम्पियर, एम ए, छोटा एम ए, मिली एम्पियर। ये मैग्नेट है। अब ये जो मैग्नेट है, मैंने नॉर्मल मैग्नेट इस्तेमाल नहीं करे। देखो, मैं चाहता तो मैग्नेट क्या ऐसे सीधे नहीं बना सकता था? क्या मैं मैग्नेट ऐसे सीधे नहीं बना सकता था? बिल्कुल बना सकता था, पर मैंने सीधे मैग्नेट नहीं बनाए, क्योंकि ये क्या है ना, ये रेडियल मैग्नेट होते हैं, रेडियल मैग्नेट। ये रेडियल मैग्नेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालते हैं, यानी ऐसी, यानी ऐसी। सेंटर से तो सीधी जाएगी, पर जो तिरछी, असल में क्या होना चाहिए था, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाती है, साउथ में ऐसे पहुंचती है, पर रेडियल मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर से होते हुए निकलती है, ऐसे ऐसे।
ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे। तो ये थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा सा सेंटर की तरफ से होके निकल रही है। मुझे उम्मीद है आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। रीडिंग्स, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग है भैया। स्प्रिंग क्यों है, रीजन है, ये करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल। अब जो ये करंट कैरिंग कॉइल है ना, ये करंट कैरिंग कॉइल का एक तार में यहां बना देता हूं और एक तार में यहां बना देता हूं, एक तार में यहां और एक तार में यहां निकाल देता हूं। ये T1 है और ये T2 है, हाँ है ना, ये T1 है और ये क्या है, T2 है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये T1 T2 क्या है, आपने गैल्वेनोमीटर में देखा होगा, एक लाल और एक नीला कलर का वो लगा रहता है जिसमें तार को ऐसे करके लपेटा जाता है। ये T1 T2 वही है, हाँ है ना, या मीटर में देखा होगा आपने। ये वायर है, करंट कैरिंग वायर। है ना, जब उसको बांधेंगे तो उसके अंदर करंट जाएगा, यस। तो यहां से करंट ऐसे करके जाएगा, मान लो इधर तार से करंट आ रहा है, आपने उस तार को इस गैल्वेनोमीटर की साइड वाले पे बांध दिया। अब यहां से करंट जाएगा झींझी झींझी झींझी, और ये करंट कैरिंग कॉइल है, ये कॉइल है, ये करंट कैरिंग लपेट रखी है हमने। कॉइल को किस पे लपेट रखा है, सॉफ्ट आयरन कोर पे। तो ये कॉइल ऐसे करके लपेट रखी है, चल रहा है, ये कॉइल ऐसे करके लपेट रखी है। अब करंट कैरिंग कॉइल और यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो ये रोटेट करता है। ये रोटेट करेगा तो हमें रीडिंग बताएगा, और रीडिंग बताएगा तो मैं समझ जाऊंगा, ओहो इसके अंदर करंट इतना है, ओहो इसके अंदर करंट इतना है, बराबर है, यस। अब देखो, अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी वर्किंग बता दो भैया, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो डायग्राम हो गया, देखो। अब अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर आपने इतना डायग्राम बना दिया ना, वो भी इतना साफ सा, तो बेटा उसके बाद ना टीचर पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना, वो नंबर देने में कंजूसी नहीं करेगा। देखो अब आपने क्या करना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले वी नो दैट कंसीडर, इसका लिख देंगे, है ना, नीचे कंसीडर लिख देंगे, सारी चीजें मैं लिखवा दूंगा अभी। वी नो दैट टॉर्क ऑन अ करंट carrying coil in magnetic field, torque on a current carrying coil placed in magnetic field, torque on a current carrying coil placed in a magnetic field, ठीक है। तो कितना टॉर्क लग रहा है बेटा, कितना टॉर्क लग रहा है, T इज इक्वल्स टू में टॉर्क, सॉरी टाउ इज इक्वल्स टू में, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था टॉर्क का। टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क लगता है क्या लगता है, एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। पर बेटा ये जो साइन थीटा होता है किसके बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि हमें टॉर्क मैक्सिमम चाहिए। हम चाहेंगे कि ज्यादा घूमे तो ज्यादा करंट की वैल्यू हमें बताए, एग्जैक्ट वैल्यू बताए। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई 90, थीटा हो गया 90 डिग्री, तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन 90 क्या होता है, थीटा हो गया 90, तो साइन 90 क्या हो जाता है 1। तो टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड पे क्या आ गया, एन आई ए बी, एन आई ए बी। कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक, बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, इसको मैंने बोल दिया 1। तो टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, समझ गए ना तुम, अब मेरी बात को समझो। यहां से करंट आया, अरे अब बात को फील करियो, तेरे को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऐसे समझ में आ जाएगा। यहां से करंट आया, यहां से करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड जा ही रही है, वो करंट कैरिंग कॉइल, उस पे करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में, उस पे क्या लगेगा, टॉर्क। वो टॉर्क ऐसे ऐसे करके घूमा तो टॉर्क लगा तो वो घूमा। ये ऐसे रखा हुआ होता है, देखो ये ऐसे रखा हुआ है, ये पॉइंटर ऐसे होता है, तो जब ये घूमता है तो पॉइंटर की दिशा चेंज होती है। जब ये घूमेगा जी 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 जी, तो ये पॉइंटर की दिशा भी बदलेगी, पॉइंटर सेंटर पे है। जैसे ही करंट आएगा, जैसे ही करंट आएगा ये घूमेगा, अरे कॉइल घूमेगी। अब ये देखो यहां से तो स्प्रिंग है, ये रिजिड है, यहाँ पे तो बंद रखा है, अरे यहाँ पे तो बंद रखा है ना, तो ये घूमेगा जी जी, यहाँ पे रिजिड है, ये स्प्रिंग करके ऐसे करके घूमेगी जिक,
और स्प्रिंग से फिर पॉइंटर घूमेगा, और पॉइंटर घूमेगा तो वो हमें क्या देगा, करंट का वैल्यू बताएगा हमें, बराबर है, यस। अब बात ये है, सवाल ये है कि अगर करंट कैरिंग कॉइल है, सुनना, अगर करंट जाता जा रहा है, करंट जाता जा रहा है, तो फिर तो ये घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, तो फिर ये रुक क्यों रहा है? अगर तार के अंदर 3 एम्पियर का करंट आ रहा है तो ये 3 पे ही क्यों रुक रहा है? तार में 5 एम्पियर का करंट, तो ये 5 पे ही क्यों रुक रहा है? ये क्योंकि करंट तो लगातार आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो ये घूमता रहे, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कॉइल प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंसेस टॉर्क, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो होता है उसमें, कल देखा था हमने, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो ये तो घूमता रहना चाहिए, तो ये रुक क्यों रहा है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी तुमने नोटिस किया है, तुमने मतलब ऐसे कभी नोटिस किया है कि देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, ये स्प्रिंग है, इसको जब तुम ऐसे करके घुमा रहे हो, ये स्प्रिंग अभी नॉर्मल है, इसको तू ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग को बिगाड़ रहा है, बिगाड़ ही रहा है, इसको तू ऐसे करके घुमा रहा है, तो स्प्रिंग का अपना डिफॉर्मेशन आ रहा है स्प्रिंग के अंदर। अरे स्प्रिंग के अंदर अपना डिफॉर्मेशन आ रहा है ना, डिफॉर्मेशन क्या होता है कि वो एक्सटर्नल फोर्स जो उसकी शेप या साइज वगैरह को बिगाड़ दे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये स्प्रिंग है, ये तो रिजिड है स्प्रिंग, कॉइल घूम रही है, कॉइल को अटैच कर रखा है, कॉइल घूम रही है जी, अब ये स्प्रिंग ऐसे टेढ़ी हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं लगाएगी? तुम स्प्रिंग की शेप को बिगाड़ो और स्प्रिंग वापस रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं लगाएगी, मतलब तुम स्प्रिंग को खींचते हो, वो वापस आ जाती है, तुम खींचते हो, वो वापस आ जाती है, क्यों? क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है? रिस्टोरिंग फोर्स। पर अगर तुम घुमाओगे तो वो रिस्टोरिंग अगर तुम उस पर टॉर्क लगाओगे तो क्या वो रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं लगाएगी? लगाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे इसके अंदर करंट आया, जैसे इसके अंदर करंट आया, ये कॉइल घूमी, कॉइल घूमी, कॉइल घूमी, कॉइल घूमी ऐसे करके, ये कॉइल ऐसे थी, ये पॉइंटर ऐसे था सेंटर पे, पॉइंटर ऐसे रखा हुआ था, बराबर है। अभी कॉइल घूमी जी, कॉइल घूमी जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं स्प्रिंग भी टेढ़ी हो गई। अब क्या स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा। तो जैसे ये कॉइल घूम रही है, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग बढ़ रहा है, 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 और एक टाइम ऐसा आता है कि जब जो यहां से ये घूम रहा है, ये टॉर्क लगा रहा है ऐसे, स्प्रिंग अपना रिस्टोरिंग टॉर्क लगा रही है इधर को, ये करंट कैरिंग कॉइल कह रही है इधर को घूम, और रिस्टोरिंग टॉर्क कह रहा है इधर को वापस अपनी शेप में आ जा। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो टॉर्क लग रहा है इधर को, इधर इतना, और रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है वापस अपना इतना। तो एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं, इधर वाला बराबर, इधर वाला बराबर, और उस बिंदु पे वो रुक जाता है और वो करंट की एक्यूरेट वैल्यू बताता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे आता है रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या आता है? एक तो टॉर्क था ये, एक था रिस्टोरिंग टॉर्क। समझ में आ गया होगा यार, मैंने बहुत लंबा खींच दिया इसको, है ना, बहुत लंबा खींच दिया। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? रिस्टोरिंग टॉर्क, द टॉर्क, the restoring torque applied by spring in opposite direction, जो वो कहां लगा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। अब स्प्रिंग टॉर्क को हम टीएस से दिखाते हैं। इट इज, ये पूरा एक ही टॉपिक चल रहा है अभी, इट इज टाउ एस बोल देता हूं, स्प्रिंग का टॉर्क, स्प्रिंग का टॉर्क टाउ एस बोल देता हूं, है ना। तो वो इधर को घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लग रहा है वो इधर को लग रहा है, पर रिस्टोरिंग टॉर्क इधर को लग रहा है। तो वो कितना, किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो यहां पे टाउ एस जो होता है, स्प्रिंग टॉर्क जो होता है, जो स्प्रिंग टॉर्क जो होता है, स्प्रिंग टॉर्क, स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के। जितना ज्यादा उसकी शेप में बिगाड़ोगे उतना ज्यादा टॉर्क लगाएगा, जितना ज्यादा उसको घुमाओगे वो अरे यार, जितना ज्यादा इधर को घुमाओगे उतना ही तो उधर को टॉर्क लगाएगा। तो इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन, और ये डिफ्लेक्शन दिखाया जाता है थीटा एंगल से। जितना घूमेगा पॉइंटर उतना आगे जाएगा, उतना ज्यादा थीटा आएगा, उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। थीटा इज डिफ्लेक्शन, थीटा इज डिफ्लेक्शन। तो रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन।
टाउ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा पॉइंटर इधर को घूमेगा उतना ज्यादा स्प्रिंग पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। सही बात भी है, जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा उस पर वापस। तो टाउ एस, तो के टाउ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, कांस्टेंट लगता है, टाउ एस इज इक्वल टू के थीटा। यहां पे के क्या है, के को कहते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट, याद है फिजिक्स क्लास 11, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसको प्यार से टॉर्जनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, वीडियो चल रहा है भाई, यस यस, इसको प्यार से टॉर्जनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट, इसको प्यार से टॉर्जनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये हो गया सेकंड। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर को लगा टॉर्क NIAB, रिस्टोरिंग टॉर्क लगा इधर को कितना, के थीटा। अब ये दोनों अब एट इक्विलिब्रियम पे, तो गैल्वेनोमीटर रुक कब रहा है, वो कॉइल करंट कैरिंग कॉइल की वजह से घूम रहा है इधर को पॉइंटर को, वो उस पर रिस्टोरिंग टॉर्क लगा रहा है इधर को। और जिस बिंदु पे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम का मतलब नो नेट चेंज, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क और ये क्या हो जा रहा है बराबर। यानी एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा, टाउ बी। मैग्नेटिक की वजह से टॉर्क इधर को, अबे तभी तो रुक रहा है यार, ये 3 पे क्यों रुका होगा, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल की वजह से इधर को घूमना चाह रहा है और रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है इधर को, और वो रुक गया क्योंकि दोनों टॉर्क बराबर हो गए होंगे यार। तो टाउ भी बराबर हो जाएगा किसके, टाउ एस के। तो टाउ भी कितना है, टाउ भी कितना है, NIAB, और टाउ एस कितना है, के थीटा, के थीटा। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू NAB बाय के इंटू में आई, इंटू में आई। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, यही होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग। और यहां से ये बात समझ में आ रही होगी आपके कि यहां से लिखा जा सकता है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या एन कांस्टेंट है, तुमने एक बार जब गैल्वेनोमीटर बना दिया, तुमने एक बार जब गैल्वेनोमीटर बना दिया तो कॉइल फिक्स कर दी, नंबर ऑफ टर्न फिक्स कर दिए। अब बार बार तो है नहीं गैल्वेनोमीटर खोल के नंबर ऑफ कॉइल को बदलोगे, नहीं, फिक्स। एरिया वेक्टर एरिया फिक्स हो गया। मैग्नेटिक फील्ड तुमने एक बार फिक्स कर दिया, पर चेंज क्या कर रहे हो, करंट, क्योंकि करंट तो बाहर से सप्लाई करना पड़ रहा है ना, हाँ, और चेंज क्या हो रहा है, थीटा। यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और ये बात सही भी है, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा करंट। अगर 3 पे जाएगा तो कम डिफ्लेक्शन तो कम करंट, 4 पे ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा करंट, हाँ या ना। तो ये बताना चाह रहा है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या तुम्हें ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझ में आया? हालांकि इसको अभी आगे बढ़ाते हैं, 2-4 चीजें और समझते हैं, पर क्या तुम्हें ये समझ में आया, बराबर है, हाँ या ना। तो इसको नोट करना है सबसे पहले आपको। यहाँ पे मैं अभी ये लिखवाऊंगा, इससे आगे में भी आ रहा हूं, इससे आगे में भी आ रहा हूं। पर सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके बाद आप लिखिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में लिखो, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure small current, which is used to measure small current, which is used to measure small current, बराबर है। अगला, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, क्या प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, लिखो, लिखो, when a current carrying coil, when a current carrying coil, when a current carrying coil placed in magnetic field, when a current carrying coil placed in magnetic field, placed in magnetic field, it experiences a torque। इसी फिनोमिना, इसी प्रिंसिपल में तो बेस्ड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर कल टॉर्क ना पड़ा होता ये फॉर्मूला तो क्या हम ड्राइव कर सकते थे, नहीं। तो a current carrying coil placed in magnetic field experiences a torque, experiences a torque, बराबर है, यस। ये हो गया इसका प्रिंसिपल, 1 नंबर का पूछ सकता है। अगला लिखो वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, अगला लिख दो वर्किंग, वर्किंग में लिख दो। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम 1 2 3 4 5। अब नीचे इसके कंसीडर लिखना है।
कंसीडर a soft iron core, a soft iron core, a soft iron core, sorry, ऐसे लिखो, consider a conducting wire, consider a conducting wire is wrapped into a soft iron core. Consider a conducting wire is wrapped into a soft iron core having number of turns n, is placed in uniform, या is placed in radial magnetic field, experiences a torque. बस काफी है, बराबर है। और उसके बाद ये पूरा लिख दो, नोट कर लो फटाफट से। You guys have 2 minutes, 1 minute 30 seconds। ठीक है, हो गया बेटा, आगे बढ़े। यस। सो मैं इसको रफ कर रहा हूं, कितना अच्छा लग रहा है डायग्राम। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारे पास अगला टॉपिक है, हरिओम। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है, टॉपिक तो नहीं है खैर, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा समझते हैं। यहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो हमारे पास क्या आ गया था, थीटा। वैसे ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब फॉर्मूला वगैरह, कोई भी फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, आपको इतना पता होना चाहिए, नोट, आपको इतना पता होना चाहिए कि के थीटा इज इक्वल टू क्या है, एन आई ए बी के बराबर है, बस खत्म। के थीटा एन आई के बराबर है, खत्म। तो यहां से आई क्या आ जाएगा भैया, अभी तो अपने करा था, मैंने थीटा को लेके करा था, मैं आई को लेके कर रहा हूं। थीटा आई क्या आ जाएगा, के डिवाइड बाय एन ए बी, ये आई के लिए क्या आ जाएगा, के डिवाइड बाय एन ए बी, इनटू में क्या रहेगा, थीटा। तो हमारे पास करंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। और यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि आई, और मैं इसको यहां पे बोल सकता हूं, और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा मतलब उतना ज्यादा करंट है, सही बात है। अब यहां पे ना एक होता है, बोलो क्या, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जिसको हम जी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, जी से। और इस जी की वैल्यू होती है, ये देखो, के कांस्टेंट है, के क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, यस। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, ए एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो ये जी, ये पूरा के बाय एन ए बी कांस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इज के अपॉन में एन ए बी। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नाउ मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इज इक्वल्स टू जी थीटा, आई इज इक्वल टू जी थीटा। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और अरे समझ गया ना, कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूं, के कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक बार स्प्रिंग लगा दी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। उसके बाद एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो गया, एरिया कांस्टेंट हो गया, बी कांस्टेंट हो गया। चेंज क्या हो रहा है, करंट और डिफ्लेक्शन चेंज हो क्या रहा है, करंट और डिफ्लेक्शन ही तो चेंज हो रहा है। तो आई इज इक्वल टू में जी थीटा। क्लियर है, यस। तो आपका यहां पे समाप्त होता है क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही आगे बढ़कर अगर आपसे एग्जाम में कह दे कि एक्सप्लेन करो करंट सेंसिटिविटी और एक्सप्लेन करो वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये क्या है, वो कह दे एक्सप्लेन करो करंट सेंसिटिविटी या एक्सप्लेन करो वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये क्या है। एक सेकंड रुकना जरा, यस। तो अगर वो हमसे कह दे कि करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तो यहां पे आता है, अच्छा वो आपसे अगर यहां पे कह दे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, देखो पहले मैं समझा देता हूं आपको। देखो करंट इसी का टॉपिक है ना, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज
इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। देखो, कोई गैल्वेनोमीटर कितना करंट को लेके सेंसिटिव है, मैं बाद में कैसे पता करूंगा कि हल्का सा भी करंट आए और ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा दे, वो कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है कितने करंट पे, कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है कितने करंट पे, ये करंट की सेंसिटिविटी है। ये करंट की क्या है, ये करंट सेंसिटिविटी है कि करंट को लेके कितना सेंसिटिव। देखो, अरे मेरी बात को समझो यार, अगर वो हल्के से करंट में भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब वो सेंसिटिव है। तो जब अगर एक गैल्वेनोमीटर है जो क्या है बहुत ज्यादा करंट पे भी हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो जब बहुत कम आएगा तो हो सकता है वो डिफ्लेक्शन ना भी दिखाए। पर अगर एक गैल्वेनोमीटर ऐसा है जो कम पे भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो जब बहुत कम आएगा तब भी वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब वो सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी का वैल्यू हम ऐसे पता लगाते हैं, करंट सेंसिटिविटी ऐसा होता है, करंट, इसको मैं आई डैश से दिखा रहा हूं, किससे दिखा रहा हूं, आई डैश से। इट इज, ऐसा कोई डिनोटेड नहीं है पर फिर भी इट इज नोटेड बाय आई डैश, मैं बोल रहा हूं इसको आई डैश से। तो करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है, करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट, सॉरी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी आई डैश इज इक्वल्स टू आई अपॉन में थीटा। आई डैश, ये याद रखना है, आई डैश इज इक्वल्स टू आई अपॉन में थीटा। मान लो एक का आई अपॉन में थीटा आता है 1.5 और एक का आता है 2.5, मतलब 2.5 वाला ज्यादा सेंसिटिव है, 2.5 वाला ज्यादा बेहतर गैल्वेनोमीटर है क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव वैल्यू है ना। यानी वो ज्यादा करंट पे भी ज्यादा, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं एक अमाउंट करंट का उसमें कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, हमारे पास करंट सेंसिटिविटी को दिखाता है, बराबर है, यस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से अगर मैं आई डैश की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, आई डैश इज इक्वल्स टू में आई कितना था, आई अभी अभी हमने निकाला क्या, के थीटा अपॉन में, आई की वैल्यू क्या होती है, के थीटा अपॉन में एन ए बी, एन ए बी, ये तो आई की वैल्यू है, अपॉन में थीटा भी है। अरे यहां पता है ना आई इज इक्वल टू क्या होता है, के थीटा डिवाइड बाय एन ए बी, तो मैंने इसको यहां पुट कर दिया। अब ये थीटा ऊपर से नीचे आएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आई डैश क्या आ गया बेटा, आई डैश आ गया हमारे पास के डिवाइड बाय एन ए बी, आई डैश क्या आ गया हमारे पास, के डिवाइड बाय एन ए बी, के थीटा से थीटा कैंसिल, तो के डिवाइड बाय एन ए बी, बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो अब वो आपसे एग्जाम में कहेगा, वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा, ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करता है एक तो टॉर्जनल कांस्टेंट पे, एक तो टॉर्जनल कांस्टेंट पे, डिफाइंड ऐसे है, डिफाइंड ऐसे, कहीं आप ये ना कह देना कि करंट सेंसिटिविटी थीटा पे डिपेंड कर रही है, करंट सेंसिटिविटी आई पे डिपेंड कर रही है, नहीं। अब बेटा V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता है, तो यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V बाय आई। अब रेजिस्टेंस ऐसे तो वोल्टेज पे डिपेंड करा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पर करता है, नहीं करता है, क्योंकि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, काट पीट के उतना ही आ जाएगा, करंट घटेगा वोल्टेज घटेगा, काट पीट के उतना ही आ जाएगा। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी, है ना, इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं उसी प्रकार से याद रखना, करंट सेंसिटिविटी किस चीज पर डिपेंड करता है, के पे, एन पे, ए पे, बी पे। मैं अभी आऊंगा, एक बात मैं अभी आऊंगा, है ना। तो करंट सेंसिटिविटी किसकी चीज पर डिपेंड करती है, अब आपको यहां पे एक वो लिखना है, फैक्टर्स ऑन विच करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन। तो चार कौन कौन से पॉइंट आप लिख सकते हो, 1 2 3 4, क्या आप लोग ये चारों पॉइंट लिख सकते हो। करंट सेंसिटिविटी डिपेंड ऑन, सबसे पहला आई डैश इज इक्वल टू के अपॉन में एन ए बी, किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे, यानी करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो टॉर्शनल कांस्टेंट बढ़ा दो, करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न्स घटा दो, है ना, इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, बराबर है ना, यस। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ कंडक्टर पे, और एरिया ऑफ कॉइल पे, और मैग्नेटिक फील्ड पे, और के पे, बराबर है। ये चारों आप लिख सकते हो, लिख लोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां फॉर्मूला लिख देना, बराबर है। अब यहां से हमारे पास अगला टॉपिक आता है, वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या आता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी।
वोल्टेज, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है भैया? वोल्टेज जैसे करंट सेंसिटिविटी था, करंट अपॉन में, सॉरी मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया बेटा। अरे यार कितने बेवकूफ बच्चे हो यार तुम, डिफ्लेक्शन बाय करंट आना था ना यार, मैं वही कह रहा है फॉर्मूला, ये थीटा अपॉन में आई आएगा ना। अरे मूर्खों, थीटा अपॉन में आई क्या, तुम मनी मन बोल भी रहे होंगे अरे भैया क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, NAB, हाँ ना यार, मैं वही कह रहा, मैं सोच रहा था कि नंबर ऑफ टर्न्स घटाने पे सेंसिटिविटी कैसे बढ़ सकती है ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल, NAB ऊपर जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, NAB ऊपर जाएगा, NAB बाय के, NAB बाय के, NAB बाय के, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो, ये चारों लिख सकते हो, है ना, समझ गया, माफी माफी माफी, क्लियर है ना। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, मैं कह रहा घटाने पे कैसे बढ़ रही है यार, बराबर है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी क्या था, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। इट इज डिफाइंड एज voltage per unit, it is defined as deflection यार, deflection per unit voltage। मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं क्या? तो ये क्या आ जाएगा, v डैश इज इक्वल टू में डिफ्लेक्शन यानी थीटा, वोल्टेज यानी v। तो ये होता है हमारे पास किसका, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, v डैश इज इक्वल टू थीटा अपॉन में v। अब यहां पे अगर मैं v डैश की बात करूं, v डैश इज इक्वल टू थीटा, अब v तो हमें पता नहीं है यार, हमने तो गैल्वेनोमीटर में I का फॉर्मूला निकाला है, तो v को I में कन्वर्ट कर दो भैया, कैसे, v इज इक्वल टू IR, v इज इक्वल टू IR, कन्वर्ट कर दो। अब क्या हो जाएगा ये, v इज इक्वल टू IR, तो यहां पे v की जगह क्या लिख दोगे, IR, तो v डैश क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा अपॉन में I, अभी भी आपने निकाला क्या है, के थीटा बाय NAB इंटू में R, थीटा से थीटा कैंसिल, NAB ऊपर जाएगा, तो v डैश क्या आ जाएगा, NAB बाय KR, v डैश ये आ जाएगा, NAB ऊपर जाएगा, NAB बाय KR, अरे ध्यान दे ले भाई, NAB बाय KR बराबर है। अब आपको ये लिखना है सेम वही चीज, फैक्टर्स ऑन विच वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन। तो किन किन फैक्टर से वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही है। अब आप लोगों का जवाब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड के आर, हाँ या ना, पर नहीं, वोल्टेज सेंसिटिविटी एरिया पे डिपेंड करती है, पहला, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, तीसरा टॉर्सनल कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, चौथा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, पर नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करती है। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करती है, क्यों भैया, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड क्यों नहीं करती है, तो आप, मैं समझाने जा रहा हूं आपको क्यों नहीं करती है। पहले आप लिखो फैक्टर्स ऑन विच वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन, नंबर ऑफ टर्न्स छोड़ के चारों पॉइंट लिख लो। एग्जाम में प्रीवियस ईयर सवाल आ रखे हैं कि बताओ करंट सेंसिटिविटी किन किन, दो फैक्टर बताओ जिन पर करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करता है, आप चार लिख सकते हो यार, दो बताओ आप चार लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न मत लिख देना वोल्टेज में, एनसीईआरटी साफ साफ समझाती है, एनसीईआरटी की लाइन देखोगे ना तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, बराबर, मैं समझाता हूं कैसे, तो पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, मैं पानी पी लूं, नोट कर लो बेटा, ठीक है बेटा, हो गया ये, यस यस यस, आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आया ये, तो मैं गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल, अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब ठीक है, तुम्हारी बुद्धि ठीक है, थोड़ी सी ठीक है ना, ज्यादा भी नहीं। ओके 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 ओके, तो ये फैक्टर्स आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, देखो क्या है, कोई फॉर्मूला याद करना है, बिल्कुल नहीं यार, बेसिक याद रखो यार, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज थीटा बाय वी, वी को आई आर कर देंगे और आई वहां से निकाल लेंगे, के थीटा इज इक्वल टू में एन ए बी, मुझे याद है नहीं, एन आई ए बी, क्यों याद करना है फालतू की चीजें। देखो मैं यहां लिखने जा रहा हूं एक नोट,
इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। सबसे पहले मेरी बात को सुनना, देखो सबसे पहला मैं बता रहा हूं करंट सेंसिटिविटी को लेकर, करंट सेंसिटिविटी को लेकर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं करंट सेंसिटिविटी को लेकर। करंट सेंसिटिविटी में आई डैश का जो फॉर्मूला होता है, देखो पहले मैं बात कर रहा हूं फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा आई डैश इज इक्वल टू में एन ए बी बाय के, यही आएगा आई डैश बाय एन ए बी बाय के, ठीक है। इफ नंबर ऑफ टर्न्स डबल्ड, इफ नंबर ऑफ टर्न्स डबल्ड, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया जाए, यानी एन डैश को क्या कर दिया जाए, 2n कर दिया जाए, एन डैश को क्या कर दिया जाए, 2n कर दिया जाए, तो आई डैश नया, जो नया हमारे पास आई डैश आएगा, न्यू जो आई डैश आएगा वो क्या आ जाएगा, नया आई डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, एन डैश क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा 2n, अरे एन क्या हो जाएगा 2n ए बी बाई के बराबर है, और एन ए बी बाई के क्या है, एन ए बी बाई के क्या है, आई डैश, तो आई डैश नया क्या आ गया, आई डैश न्यू क्या आ गया 2 आई डैश, यानी पहले का डबल हो गया। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करोगे तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना, है ना। इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल्ड देन करंट सेंसिटिविटी ऑल्सो डबल्ड। सही बात है, करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो गई। पर अगर मैं बात करूं किसकी, वोल्टेज सेंसिटिविटी की, सेकंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, अगर मैं बात करूं वोल्टेज सेंसिटिविटी की, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ध्यान सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वी डैश क्या आता है, एन ए बी बाय के आर, एन ए बी बाई के आर, ये आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, एन ए बी बाई के आर, तो ये तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गया। इफ नंबर ऑफ टर्न्स डबल्ड, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दूं तो एन क्या, एन डैश क्या हो जाएगा 2n, एन डैश क्या हो जाएगा 2n, तो आपको लगेगा कि वी डैश भी क्या हो जाएगा, एन की जगह क्या आ जाएगा 2n, अरे वी डैश नया क्या हो जाएगा न्यू 2n ए बी बाई के आर, पर आप गलत हो। अगर 1 मीटर लेंथ का, अगर 1 मीटर लेंथ से 1 नंबर ऑफ टर्न बन रहा है, अगर 1 टन का रेजिस्टेंस 5 ओम है, अगर 1 टन वायर का, 1 टन जो मैं वायर से बना रहा हूं, अरे उसकी लेंथ हुई ना, तो लेंथ हुई तो वायर का रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो फिर अगर तुम उसको डबल कर दोगे, 2n कर दोगे, तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा डबल। तो बेटा अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जा रहा है, आर डैश भी क्या हो जाएगा 2r, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेंथ डबल, तो भैया रेजिस्टेंस डबल तो यहां भी हो रहा था, तो क्या करंट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पे आर आ ही नहीं रहा कहीं फॉर्मूले में, तो हमने कहा ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 2r, बात समझ में आ रही है, और 2 से 2 कैंसिल, तो v डैश न्यू क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू एन ए बी बाय के आर, 2 से 2 कैंसिल, तो v डैश न्यू क्या हो गया, वही v डैश के बराबर हो गया। यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये मत कहना कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है तो कोई दूसरी वायर ले ले यार, नंबर ऑफ टर्न उतने ही रख, एक वायर दूसरी ले ले जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी, पर नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो v डैश क्या लिख सकते हो आप लोग, करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी
इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर है ना, वोल्टेज डिपेंड नहीं करता। क्लियर है, यस, ओके, नोट कर लो बेटा, शाबाश। तो बेटा मैंने आपको बता दिया है, अभी तक जो मैंने आपको बताया ना वो सारे सवाल के फॉर्म में भी थे कि क्या वोल्टेज, मैं क्वेश्चन देखो, क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में आपको करा दिया है ना। करंट सेंसिटिविटी हो गया, सब कुछ करा दिया है। फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स के सवाल आते हैं। अब वही सवाल, अब जैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर के सवाल कराऊं कि किन किन फैक्टर्स पे करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, तो फायदा नहीं है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, है ना, यस। तो दो सवाल छोटे छोटे और है। Why radial magnetic field used in galvanometer? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड गैल्वेनोमीटर में क्यों इस्तेमाल करी जाती है? देखो बेटा क्या है, सुनना। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड इन सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड इसलिए कह रहा है क्योंकि लटकाया हुआ है, उसको क्या किया हुआ है, लटकाया हुआ है। टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म टॉर्क, हर जगह से बराबर मैग्नेटिक फील्ड मिले उस एरिया ऑफ कॉइल को, ताकि उस पे यूनिफॉर्म टॉर्क लगे। ऐसा नहीं कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा नहीं। टॉर्क बिकॉज इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एरिया ऑफ कॉइल, पूरी एरिया ऑफ कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, कह रहा है सॉफ्ट आयरन का कोर का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करा ना, सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटा था कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटा गया था गैल्वेनोमीटर बनाते समय। कह रहा है क्यों इस्तेमाल किया? A soft iron core that is used in galvanometer is ferromagnetic in nature. नेचर में फेरोमैग्नेटिक होती है। भाई ये फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? आपको जब मैं चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगा, यानी अगली क्लास से, तो आप लोग देखोगे कि चैप्टर नंबर 5 में आपको पढ़ाया जाएगा, चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, एक होता है पैरामैग्नेटिक, होता है डायामैग्नेटिक, होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं ना, अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा पर फिर भी सुन लो थोड़ा सा, अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो जब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी ना, तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। अगर तुम्हें फेरोमैग्नेटिक पता लग गया ना, ये और ये पॉइंट तुम्हारे अपने आप समझ में आ जाएगा। सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि वो क्या होता है ना, वो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है नेचर में। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? वो मटेरियल जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखो और वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। उन्हें क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। तो आयरन एक अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वो भी मैग्नेट बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, तो और अच्छा। देखो, इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ बढ़ गई मैग्नेटिक फील्ड की, और स्ट्रेंथ बढ़ गई तो सेंसिटिविटी बढ़ गई गैल्वेनोमीटर की, है ना। तीनों पॉइंट आपस में रिलेटेड है। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट से। यस, ओके, हो गया बेटा ये? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है, करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया, कन्वर्जन। 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू वोल्ट, कन्वर्जन ऑफ एमीटर गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कराने को अभी करा दिया जाए, पर ना ये ओवर हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। रीजन क्या ओवर होने का? ओवर होने का रीजन ये है कि भैया पहले ना तुम्हें गैल्वेनोमीटर को समझना पड़ेगा, उसके बाद इतनी सारी छोटी छोटी टर्म्स आ गई, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, फैक्टर्स आ गए, ये सारी चीजें आ गई। इसको आराम से समझो और ठीक है, ठीक है। अगली क्लास में मैं फिर वो लास्ट टॉपिक भी करा दूं और अलग से एक सेपरेट अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, घिसपिट बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, है ना। तो आज का आपका होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क है, बराबर है बेटा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जितना कंटेंट हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सेम कंटेंट है, बिल्कुल सेम, एक लाइन सेम है। बल्कि मैं इवन अब अपने को मैं इवन बच्चों से बोलता हूँ, जब मैंने लेक्चर लिया था ना, कभी कभी की नोट्स भेजो, मैं देखो मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है, कि कौन कौन सा सवाल करा रखा है, तो वही सवाल मैं तुम्हें भी कराऊं। बात समझ में आ रही है ना, है ना, ताकि इधर उधर भी ना हो और सब कुछ तुम्हारे पास कंटेंट रहे, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो होमवर्क है आपकी बैक एक्सरसाइज। आपने एग्जाम्पल किए होंगे इस चैप्टर के, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे सारे एग्जाम्पल हो गए होंगे और कोई एग्जाम्पल नोट से बाहर नहीं रहा होगा यार, है ना यार। और अगले आज का है बैक एक्सरसाइज, और मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूँ बैक एक्सरसाइज का भी एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो तुम्हें ना आता हो।
हाँ या ना, दावे के साथ कह रहा हूं। क्या होगा, जो कन्वर्जन का सवाल होगा एमीटर या गैल्वेनो वोल्ट मीटर का, वो नहीं होगा। एक आधा अगर कोई सवाल होगा तो, नहीं होगा तो सारे हो जाएंगे। 12-13 सवाल है, सारे बन जाएंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ यार पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आता है यार, सारा आता है यार। क्लियर है? ओके ओके बेटा, आज का होमवर्क है बैक एक्सरसाइज, ठीक है। फिर इस चैप्टर को हम करते हैं समाप्त, बराबर है। ओके बाय बेटा, टेक केयर।